तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं आज आपको एक पार्ट इस चैप्टर का पढ़ाऊँगी और ऐसे ही करके मैं रोज़ आपको ये चारों टॉपिक को रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ा के उसके नोट्स भी आपको रेगुलर प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही स्टडीज़ के लिए और नोट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। सो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हमारे चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है। तो हमें पहले इस वर्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच मेंटेन्स आवर बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर दियर सर्वाइवल इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, वो उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल ये आता है, क्या फ़ोन चलाना लाइफ प्रोसेस होता है या और भी अदर एक्टिविटीज़ करना हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है? नहीं। क्या फ़ोन चलाए बिना हम पूरे दिन सर्वाइव कर सकते हैं? हम अच्छा ना लगे, हम पूरा दिन उदास रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन चलाए बिना मर जाएंगे या हम फ़ोन चलाए बिना सर्वाइवल ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो उन प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हमारी बॉडी के वो फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे, वो प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं लाइफ रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इन प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और बेसिकली कुछ ऐसे प्रोसेस जो सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उस टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में टोटली 4 पार्ट्स हैं। 4 लाइफ प्रोसेस के टॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक को ऑल ओवर पूरी तरीके से कवर करेंगे और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस न्यूट्रिशन टॉपिक को या पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगी। एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊँगी और इतना पढ़ के सफिशेंट है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और मेरे बनाए हुए नोट्स और मेरे लेक्चर्स को सुनिए, उसे समझिए और पढ़िए, और इसी से ही आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये सब आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है और इतना सफिशेंट है, इतना पढ़ के ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ने से ही आप हर टॉपिक, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, वही न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारे फूड से हम लेते हैं, तो वो कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम फूड के फॉर्म में अपनी बॉडी को इनटेक करते हैं। तो यही हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, या बोले तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो पहला मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। द प्रोसेस इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विद फ्रॉम अ सिंपलर इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, वाटर, CO2 एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वाटर, CO2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, यही हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर, CO2 और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और उस सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना प्लांट्स अपने लिए, फूड अपने लिए प्लांट्स जो बनाते हैं, वही हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये अपना खाना बनाते कैसे हैं आखिर? तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे कि वाटर, CO2 एक्सेट्रा, इन सब को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो कहने का मतलब है कि जो सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, वाटर, CO2 वगैरह, इसको वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में।
तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरा प्रोसेस होता है सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स फूड बना रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं। तो पहला इवेंट्स ये होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो हमारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होती है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई गई होती है, तो वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेते हैं, तो जो वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, तो हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट में होता है कि रिडक्शन होता है। तो हमारा जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो जब इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, वो जब सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बना देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पे कुछ इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, जो हमारी लीव्स होती है, एक लीफ के सरफेस पे जो टाइनी छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं हमको, वो होते हैं स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा होते हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, और स्टोमेटा में जो किडनी जैसे शेप से घिरे हुए होते हैं वो हमें गार्ड सेल्स कहलाते हैं, और जो गार्ड सेल्स होती हैं पोर्स को ओपन और क्लोज करने में उसकी हेल्प करती हैं। तो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के बहुत अच्छे रोल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कराना, या फिर प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उस वाटर को बाहर निकालना। ये स्टोमेटा के प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे रोल्स होते हैं। तो अब बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा फिनिश्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में डिस्कस। तो हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड होने की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो अपना सर्वाइवल के लिए अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे कि इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो होता है ह्यूमन्स या अमीबा एक्सेट्रा। ह्यूमन्स जो होते हैं वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हमें वेजिटेबल्स चाहिए या फ्रूट्स चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो हम खुद उस चीज़ को नहीं ग्रो कर सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारा जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके हमारे टोटल 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस में एक एक करके बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना डेड या डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं, वो हमारे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में बात करें तो बैक्टीरिया या फंजाई। जो बैक्टीरिया या फंजाई होता है ये अपने उसी मैटर को अपना खाना बनाता है जो डेड हो जाता है, मर जाता है, डिकेइंग या फिर सड़ा गला होता है, उस पे ही ये अपना खाना बनाता है। तो बैक्टीरिया और फंजाई किस टाइप की न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोफाइटिक नेक्स्ट हमारा आता है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो उस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे हों, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की में रह रहा हो, अपना न्यूट्रिशन उससे ले रहा हो, लेकिन उससे बिना मारे, उससे किल नहीं करता है वो, लेकिन उससे अपना सारा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में ही रह करके ले रहा हो, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल होता है टेप वॉर्म, मस्कीटो एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लाइस। जो जुएँ होते हैं वो आपके सिर पे रह रहे होते हैं, मतलब जो एक ऐसे जुएँ जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे होते हैं, बिना उसे मारे उससे अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमारा आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे फूड के, यानी कि जो लिक्विड और सॉलिड फूड मटेरियल्स होता है उसका
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये उसके सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे कि ह्यूमंस में ले हम और आप, हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर इंजेशन। तो ये फूड से होता है, यानी कि लिक्विड और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है उनका ये प्रोसेस होता है, इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पॉइंट्स को हमने डिस्कस में पढ़ लिया है। तो हाँ, ह्यूमंस में कौन सा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है? तो आपको ये टर्म याद रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो अब ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा को हम 5 स्टेप्स में आपको क्लियरली समझा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा का स्ट्रक्चर बोले तो या प्रोसेस आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है उसका फर्स्ट स्टेप में हम कराते हैं उसका इंजेक्शन, यानी कि जो अमीबा होता है वो अपने खाने को इंजेक्ट करता है, अपने अंदर लेता है। तो इस प्रोसेस सीडोपोडिया की मदद से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। और उसके बाद जो इंजेशन मतलब जो फूड होता है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है, वो एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन कराना स्टार्ट कर देता है। और ऑब्वियसली डाइजेशन के बाद जो फूड होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो उसकी एनर्जी होगी, जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको अपने पास रखेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। और जो फूड मटेरियल्स वेस्टेड बचेगा उसको हम एडिशन प्रोसेस के से बाहर निकाल देंगे। तो ये 5 स्टेप्स में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा को डिस्कस में बिल्कुल कायदे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिस्कस में अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो उसको पढ़ने के लिए पहले हमको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली उस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी सिस्टम पे ही वो प्रोसेसेस होंगे जिससे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के बारे में हम डाइजेशन से पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पर कैसे डाइजेशन होता है, कौन से न्यूट्रिशन लगते हैं। तो ये हम इस तरीके से डिस्कस में ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन कैसे होता है वो सब कुछ। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसमें जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि जो पहला प्रोसेस रोल प्ले होता है वो होता है माउथ से हम फूड ऑफ इनटेक, हम फूड लेते हैं। उसके बाद जो होता है वो टीथ का रोल होता है कि वो जो टीथ होते हैं हमारे, वो फूड को ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारी टंग होती है उससे हमें फूड का टेस्ट आता है और वो हमारे फूड को रोल कर देती है, यानी कि सलाइवा में मिक्स हो जाती है। और सलाइवा में मिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे फूड के लिए। तो सलाइवा में मिक्स करती है हमारी टंग। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें सलाइवा में एक पाया जाता है सलाइवरी एमिलेस, सलाइवरी एमिलेस जो पाया जाता है सलाइवा में, तो वो हमारे स्टार्च, यानी जो फूड हम लेते हैं उस फूड में जो स्टार्च पाया जाता है उस स्टार्च को वो सलाइवरी एमिलेस में मिल करके एक सिंपल शुगर बना देता है। तो जो ये जो चारों प्रोसेस जो होते हैं ये हमारे माउथ के अंदर ही ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो हमारे टंग के नीचे भी पाई जाती हैं और हमारे टंग के ऊपर भी पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जो हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ के अंदर था, तो हमारा जो माउथ जितना प्रोसेस कर सका था उसको उतने प्रोसेस करें। उसके बाद जो हमारा फूड है वो हमारा फूड हमारे माउथ से जाएगा स्टमक के अंदर। जो हमारा फूड माउथ से स्टमक के अंदर एक फूड पाइप की हेल्प से जाता है जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। तो ओसोफेगस क्या करेगा, हमारे फूड को माउथ से स्टमक के अंदर ले जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो इस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं। उसके बाद जो स्टमक में हमारा फूड चला जाता है तो स्टमक फूड के हिसाब से लार्ज होने लगता है कि जैसे फूड इंटर करता है तो स्टमक बड़ा होने लगता है। स्टमक में पाए जाते हैं कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं फूड के साथ, इसमें HCl होता है, गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं इसमें HCl पाया जाता है, एसिड पाया जाता है जो हमारे फूड को एसिडिक बना देता है, एसिडिक मीडियम में उसको कर देता है। हमारे फूड में जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, बैक्टीरियाज जो होते हैं हार्मफुल, तो उसको ये HCl जो होता है ये उसको किल कर देता है, उन बैक्टीरियाज को बिल्कुल किल कर देता है। उसके बाद अब क्या होगा, जो हमारा फूड था वो HCl में मिक्स हो चुका है, उसने सारे बैक्टीरियाज को किल कर चुके हैं और एसिडिक मीडियम बना दिया हमारे फूड को बिल्कुल। अब जो रोल प्ले करेगा वो होगा पेप्सिन। जो पेप्सिन होगा वो हमने जो शुगर बनाया था, एक स्टार्च से शुगर जो बनाया था अपने फूड को, तो वो शुगर को वो पेप्सिन जो होगा वो उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। तो हमारे फूड का क्या हो गया, लास्ट प्रोडक्ट वो हमारा अमीनो एसिड बन गया। तो अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि जो HCl होता है वो तो बहुत हार्मफुल होता है, तो हमारे स्टमक को कैसे, हमारा स्टमक हार्मफुल क्यों नहीं हो रहा है, इससे नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि HCl तो बहुत एसिडिक होता है जिससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए एक टर्म आता है म्यूकस। म्यूकस जो होती है वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग होती है जो कि HCl से प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हुए ये हमारे स्टमक में हुए हैं, और जो हमारा फूड है वो माउथ से भी स्टमक के अंदर आ गया है। तो हमारा फूड अभी भी स्टमक के अंदर ही है। आप डायग्राम में सब कुछ सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, तभी आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके, क्या होता है अब हमारे फूड का क्या होता है, जो फूड हमारे स्टमक में अमीनो एसिड बन के रह गया है, तो वो फूड हमारा अब जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होती है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसी के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन हमारा होने वाला है। तो इसमें हमारे कुछ एक 3 टर्म आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है लिवर। जो लिवर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा बाइल जूस होता है वो क्या करता है, जो हमारा फूड होता है वो स्टमक में HCl मीडियम में मिलकर एसिडिक बन जाता है। तो जो बाइल जूस होता है वो क्या रोल प्ले करता है, हमारे स्टमक के जो HCl मीडियम के फूड को, एसिडिक मीडियम जो फूड का हो जाता है उसको अल्कलाइन कर देता है, यानी उसको बेसिक बना देता है। उसके बाद जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लिवर में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हो गए उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो बाइल सॉल्ट और बाइल जूस जो हमारा लिवर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके अपने पास रख लेता है। और ये गॉल ब्लैडर होता कहाँ पे, लिवर के जस्ट नीचे होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास कहाँ पे होता है, ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है। इसमें 2 टर्म आते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारे जो हमारा फूड होता है उसको दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में करके अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। और जो लाइपेज होता है वो हमारा जो हमने बाइल सॉल्ट से फैटी ग्लोब्यूल्स जो बनाए थे उसको वो दोबारा से तोड़ना स्टार्ट कर देता है और उसको भी वो अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। और जो फैट होता है, जो बाकी का जो फूड होता है वो हमारा अमीनो एसिड में चेंज होता है, और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। जो हमारे इस प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का क्या करना है उसको हम आगे डिटेल में बात। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया हमारे माउथ में, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो गया, और जो प्रोटीन्स था वो अमीनो एसिड में चेंज हो गया। उसके बाद जो हमारा रोल प्ले करती होती है वो विली एक फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारे हमारे जो फूड होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है, उसके जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उन न्यूट्रिशंस को हमारे ब्लड में पास करा देती है। और ब्लड क्या करता है, वो अदर सेल्स या अदर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में उसको वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर देता है, सब में वो चला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो जितना भी फूड हम इनटेक करते हैं क्या सब कुछ ब्लड में मिक्स हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा जो फूड का जो वेस्ट पार्टिकल्स बचता है लास्ट में, जो हमारे फूड का वेस्ट पार्टिकल्स बचता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला। बात क्या होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हमारे फूड को इंटेक करने के बाद जो हमारा वेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसके एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कायदे से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसमें रह जाता है और उसके बाद वो हमारे एनस की मदद से वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो ये हमारा रहा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसेस के साथ हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस का कुछ रोल प्ले होता है और डाइजेशन होता है। तो डायग्राम में आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमारे बॉडी से कौन से ऑर्गन्स में जाता है और कैसे ये प्रोसेस होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन टॉपिक है हमारा पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुका है। इसमें हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा और ह्यूमन्स का डाइजेशन पढ़ा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं।
तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन का टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में जो हम न्यूट्रिशन को टॉपिक को कवर करने वाले थे वो हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो अब इस चैप्टर का जो 4 पॉइंट्स थे, 4 टॉपिक थे, उसमें से न्यूट्रिशन हमारा कवर हो चुका है। अब इसके 3 जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं आगे वीडियो में एक-एक करके आपको बिल्कुल कायदे से डिस्कशन करूँगी उसके बारे में। तो आज का जो न्यूट्रिशन टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करती रहूँगी, एक-एक टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो आपको अगर मेरे साथ जुड़ के एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अपने क्लास 10th में, तो आप पहले मेरे नोट्स बनाइए, आप मेरे नोट्स को देखिएगा, उसे आप कॉपी पे नोट डाउन करिए, उससे समझिए, उसके बाद मेरी लेक्चर सुनिए और आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको मेरी ये पहली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके जो जितना भी मैंने पढ़ाया है, इस टॉपिक के जो जितने भी नोट्स होंगे वो मैं आपको शाम को प्रोवाइड करा दूँगी। इसी चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे PYQs और हर चीज़ों की मैं तैयारी कराऊँगी, और आपको बिल्कुल भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए तो मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा दूँगी। एंड अब मिलते हैं हम इस नेक्स्ट टॉपिक में, रेस्पायरेशन टॉपिक में हम मिलते हैं। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।